हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूनिट जो या तो आप में से बहुत सारे लोग छोड़ के जाने वाले हो या फिर करने की इच्छा नहीं करती। कारण कि बहुत बड़ा यूनिट है। कंसेप्ट पढ़ते 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 8-10 घंटे कहाँ चले गए पता भी नहीं चलता, और प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ती है कि समझ ही नहीं आता यार शुरू कहाँ करें ख़त्म कहाँ करें। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज मैं नए स्टाइल में पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको सवाल से कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है ना। और इसका मैंने पहले भी बोला था, ये यूनिट मेरे पे छोड़ दो आप, मैं आपका फटाफट से बढ़िया से रिवीजन करा दूंगा। तो हम इसे दो पार्ट में कवर करेंगे। आज का पार्ट आपका काइनेमेटिक्स का रहेगा और नेक्स्ट पार्ट आपका जो कल आएगा वो रहेगा रिलेटिव और प्रोजेक्टाइल का। तो थोड़े से टाइम में हम सारी चीज़ रिवाइज कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। और आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम्स रहेंगे जिससे हम कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी खासियत ये भी है कि साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, जिस भी वक्त आप इस लेक्चर को देख रहे हो, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए, प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है। मैं करते जाऊं फिर आप भी साथ साथ करते जाना, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, वापस से बार बार आपको काइनेमेटिक्स नहीं करना पड़ेगा। एक बार कर लिया, पैकअप हो गया, फिर आपको टेस्ट देना है, आगे मूव करना है। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया, टेस्ट के जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो घर पे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। तो वो सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, हर बार की तरह आपका टॉपिक 100% पूरा। चलो शुरू करते हैं। अब काइनेमेटिक्स में ये पहला प्रॉब्लम हमारा आता है, पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसके अंदर हमारे पास दो तीन छोटे मोटे कंसेप्ट आते हैं। जैसे पहला कंसेप्ट ये है जिसमें हम वेक्टर फॉर्म से प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो ये छोटा सा है और हमारी शुरुआत हमेशा बेसिक से ही होती है। तो अब इसका तरीका देखो, कहता है बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, नॉर्थ गई, फिर कहता है वर्टिकली आप बॉडी गई, फिर कहता है कि बॉडी ईस्ट साइड गई। मतलब बॉडी का पेट्रोल ही नहीं खत्म हो रहा, चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे टाइप के सिचुएशन में वेक्टर बड़ा काम में आता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, इनके लिए आई, माइनस आई, जे, माइनस जे, के और माइनस के, ये हम लोग अपना कन्वेंशनल सिस्टम वेक्टर का यहाँ पर यूज करते हुए चलते हैं। जैसे ईस्ट वेस्ट के लिए प्लस आई माइनस आई, नॉर्थ साउथ के लिए प्लस जे माइनस जे, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन के लिए प्लस के कैप और माइनस के कैप। अब देखना शुरू करो किस तरीके से हम लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जो भी जहां भी बॉडी जा रही है वेक्टर फॉर्म में उसको लिखते चले जाओ। हाँ, इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे इसे डायग्राम से करते हैं बट जरूरत नहीं है, छोटा सा सवाल है, वेक्टर से लगाओ, एक लाइन में आ जाएगा। 6 मीटर नॉर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 जे कैप। नेक्स्ट 8 मीटर ईस्ट, 8 आई कैप। और 10 मीटर वर्टिकली अप, 10 के कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके आंसर वेरीफाई करना है। तो मैग्नीट्यूड हो गया √36, 64 और इधर 100। फाइनल आंसर आ गया √200 और कॉमन लेने पर, रूट से बाहर निकालने पर 10√2 मीटर। तो हो गया ना आसान सा रिजल्ट। तो 10√2 मीटर इसका परफेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगला आता है, ये पहले बेसिक थ्योरी देख लो, फिर इस पे प्रैक्टिस आप खूब करते रहना। ये सर्कुलर पाथ भी मैं यहीं पर निपटा रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो वो यहीं बता दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यहां से लेकर के यहां गया, थीटा का एंगल स्वीप करके गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो ए से बी की कॉर्ड लेंथ को ज्वाइन करती हुई होती है। डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r sin θ/2। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाली जो साइड लेंथ है अपोजिट वाली, एंगल के अपोजिट वाली, उसका लेंथ होता है 2r sin θ/2। और डिस्टेंस अगर निकालोगे तो वो आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा, जिसको हम थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से निकाल सकते हैं। इसमें मोस्टली पूछा जाता है इन दोनों का रेशियो। तो मेरा सजेशन ये है, आप तीनों चीज याद रखो। डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2, डिस्टेंस थीटा आर, और रेशियो तो आप किसी भी वक्त ले सकते हो। तो रेशियो की जो वैल्यू आ गई वो आ गई sin θ/2। इसको भी उठा के नीचे ले आओ। तो sin θ/2 बाय θ/2, ये हमारे पास रेशियो हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और थीटा का एंगल स्वीप कर रहा है। जैसे कॉमन एग्जांपल कहता है पार्टिकल 90 डिग्री का एंगल स्वीप करता है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो बता दो। मैंने तीनों चीजें पूछी हैं तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है ना। आंसर आपके सामने ही है। डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r sin θ/2, थीटा 90 डिग्री है, एंगल बना 45√2r। डिस्टेंस हो गया थीटा आर, थीटा ध्यान रखना रेडियन में पुट करना है, तो π/2 इंटू आर। रेशियो निकालना है दोनों का, आप डिवीजन ले लो। अच्छा, सिमिलरली ये 60 डिग्री वाला है, इसको भी आप कवर करो। अब मैं आगे चल रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करके फिर आगे मूव करो। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अंदर मेडिकल वाले बच्चे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और एक छोटी सी गलती करके आ जाते हैं। पहले आप प्रॉब्लम देखो, कहता है पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन।
कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 3। अब क्या करते हैं मेडिकल वाले, यहाँ जो भी बच्चे गलती करते हैं वो क्या गलती होती है, गलती ये करते हैं t इक्वल टू 0 डाला, इनिशियल पोजीशन निकाली, t इक्वल्स टू 3 डाला, फाइनल पोजीशन निकाली, फाइनल माइनस इनिशियल करके डिस्प्लेसमेंट निकाला। अरे भाई वो डिस्प्लेसमेंट कब पूछ रहा है, वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है बॉडी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया या नहीं किया। तो ऐसे किसी भी सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप ये पता करो डायरेक्शन चेंज कहां पर हुई है। जब भी बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप ध्यान से सुन रहे होगे मेरी बात और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना। तो डायरेक्शन जब भी चेंज होगी तो बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी के लिए आप dx बाई dt करो तो मिला हमें 2t -2, 0 के बराबर डाला, t का वैल्यू 1 सेकंड आया। तो लो 1 सेकंड पर बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर चुकी है, तो कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, अलग अलग होंगे। अब कैसे निकाले हम, इसका क्या तरीका हम यूज करेंगे, तो हम 3 पोजीशंस को कैलकुलेट करेंगे। पहली इनिशियल, दूसरी डायरेक्शन चेंज और तीसरी फाइनल। तो बॉडी कहां से कहां गई, इनिशियल से डायरेक्शन चेंज गई, फिर डायरेक्शन चेंज करके वो फाइनल आ गई। तो दोनों के बीच का हम गैप काउंट करते जाएंगे। जैसे मान लो बॉडी यहां से यहां गई, इस जगह पर उसने डायरेक्शन चेंज किया, फिर पीछे लौट करके आई, तो डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, तो टोटल पाथ लेंथ ऐड करके हमारे पास डिस्टेंस आएगा। इनिशियल पोजिशन के लिए t इक्वल टू 0 डाला, 0 डालते ही इनिशियल पोजिशन पर 3 आ गई। डायरेक्शन चेंज के लिए हमने t की जगह जो भी हमारे पास वैल्यू आई है 1 सेकंड वो सब्स्टिट्यूट किया और डायरेक्शन चेंज की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 - 2 + 3, आंसर आ गया 2 मीटर। यानी बॉडी 3 मीटर से 2 मीटर की तरफ गई है, यानी बॉडी लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है। और कितना डिस्टेंस कवर करके गई है, इन दोनों का गैप ले लो, आंसर हो गया 1 मीटर। पर ये फाइनल आंसर नहीं है। अच्छा, अब हमें चाहिए फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन के लिए जो t की फाइनल वैल्यू है वो हम वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फाइनल पोजीशन की वैल्यू मेरे पास आ गई 9 - 6 + 3 और फाइनल पोजीशन बेटा आ गई 6। यानी 2 मीटर पर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज किया और यहां से फिर वो राइट साइड की तरफ गई। तो 2 से 6 तक उसने और एडिशनल डिस्टेंस कवर किया। कितना कवर किया, दोनों का गैप निकाल लो, दिस इज 4 मीटर। टोटल डिस्टेंस चाहिए, अब इन दोनों का सम ले लो, दिस टोटल डिस्टेंस इज 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 मीटर के बराबर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर और नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहले इसके फॉर्मूले देख लो। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो एवरेज स्पीड जो होती है इसका मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। बराबर तब होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही हो और उसने डायरेक्शन चेंज ना किया हो। स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज कर चुकी है या कर्व पाथ में चल रही है तो एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा मिलेगी क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। अब फॉर्मूले इसमें 2 फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला है कि बॉडी ने अपनी जर्नी को इक्वल पार्ट में ब्रेक किया। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिन पे हमारे सवाल रहते ही रहते हैं। आप कोई भी बुक उठाओगे, प्रैक्टिस करोगे, बेहतर है जो मैं करा रहा हूँ वो कर लो, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको काम के प्रॉब्लम भी मिल जाएंगे। देखो, बॉडी ने अपनी जर्नी को इक्वल पार्ट में ब्रेक किया, तो अगर बॉडी अपनी जर्नी को एन इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है तो एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम हमने निकाला d/v के फॉर्मूले से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर बॉडी ने अपनी जर्नी को n इक्वल पार्ट में ब्रेक किया है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला n बाय, करो याद मेरे साथ, n बाय 1/v1 + 1/v2 + अप टू सो ऑन 1/vn। ऐसे मीन को बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन होगी अगर बॉडी ने अपनी जर्नी को n इक्वल पार्ट में ब्रेक किया। अगर n इक्वल इंटरवल में ब्रेक करे, इंटरवल में ब्रेक करने का मतलब टाइम बराबर है, तो अगर टाइम बराबर है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हो गया v1t v2t एंड अप टू सो ऑन vnt डिवाइडेड बाय n टाइम्स t। फॉर्मूला आया v1 + v2 अप टू सो ऑन vn डिवाइडेड बाय n। ऐसे मीन को हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। तो अब 2 फॉर्मूले दिमाग में सेट करके चलो। अगर इक्वल पार्ट है तो हम हार्मोनिक मीन लगाएंगे, इक्वल इंटरवल है तो हम वहां पर अरिथमेटिक मीन लगाएंगे। अब कैसे, तो प्रैक्टिस करते हैं।
देखो अब ये शुरू वाला प्रॉब्लम, अच्छा, और अगर इक्वल कुछ भी नहीं है तो हम जनरल कंसेप्ट लगाएंगे। अब इसमें इसमें इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। अगर एग्जाम में आपसे डायग्राम बना, आप उसकी लैंग्वेज समझ पाए, आपका प्रॉब्लम फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। लेंथी नहीं होता हाँ, बट 1 मिनट तो लेता रहता है। तो अगर वो भी डिपेंड करता है प्रॉब्लम की लेंथ पर, बहुत लंबा हो गया तो भाई यार 1 मिनट तो लगेगा कैलकुलेट करने में, और छोटा मोटा हुआ तो हम फटाफट निपटा लेंगे। जैसे देखो इसको, ये कह रहे कार कवर 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो लो टोटल डिस्टेंस का 2/5, तो डायग्राम बनाओ। 2/5 डी डिस्टेंस ले लो, कवर्स विद स्पीड v1 एंड 3/5 डिस्टेंस। अब बाकी बचा हुआ डिस्टेंस हो गया 3/5, और वो ऑब्वियसली बात है नहीं भी दे रखा हो तो हम खुद माइनस करके लिख लेते हैं। कवर्स विद स्पीड v2 देन एवरेज स्पीड इज। अब ऐसा सवाल तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हो गया, बट ऐसा ही आता है नीट के अंदर, कोई बहुत हाई लेवल का नहीं आता। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो लगाओ बेसिक कंसेप्ट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड करोगे d हो गया, टोटल टाइम तो यहाँ का टाइम हो गया d/v, दैट मीन्स 2d/5v1 प्लस 3d/5v2। d से d वाला पार्ट कैंसिल हो गया, 5 वाला पार्ट ऊपर चला गया, v1 v2 ऊपर चला गया, तो नीचे इधर डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया। यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2v2 प्लस 3v1। अब आप आंसर मिलाओ, आपको ऑप्शन नंबर डी इसमें सही मिल जाएगा, 3v1 प्लस 2v2। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये प्रॉब्लम पुराना आईआईटी का प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ खास नहीं है, हम लोग इस टाइम पे इसको बड़े आराम से करते हैं। मेन डायग्राम बनाते हुए हमें चलना है। ये कहता है पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो बना हमारा डायग्राम हाफ द डिस्टेंस, यानी इसने अपनी जर्नी को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया। हाफ द डिस्टेंस यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड, और वो स्पीड हमें दे रखी है क्वेश्चन में 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसे v1 लिख रहा हूं, और v1 का वैल्यू मेरे पास आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, यानी उसने अगले हाफ को, अपनी जर्नी को 2 इक्वल इंटरवल में ब्रेक किया। तो अब फिर से मैं इंडिकेट करूंगा यहां पर t और यहां पर t, ये इंडिकेट करने के लिए कि टाइम इंटरवल बराबर है। इट इज कवर्ड विद स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड next is covered with speed 7.5 meter per second. Now we have to find out average speed for whole motion. सबसे पहले हम इसको कंबाइन करके एक सिंगल एवरेज स्पीड का रिजल्ट देते हैं, फिर हम अगली बार उसमें नेक्स्ट स्टेज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है इसको सॉल्व करना, तो ये v2 ले लो आप, ये v3 ले लो। तो v2 का अगर हम एवरेज निकालें तो इसके लिए अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टाइम वाला, दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन वाला। फॉर्मूला हो गया 4.5, मतलब मैं जनरली बोलूँ तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 इक्वल इंटरवल हैं, तो 4.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब समरी ये है कि बॉडी ने अपनी जर्नी को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया। पहले पार्ट को बॉडी ने कवर किया 3 से, दूसरे पार्ट को कवर किया v2 3 से, एंड v2 3 को हमने कंबाइन करके ले लिया 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालनी है। अब हम लगाएंगे अपना हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला, क्योंकि 2 इंटरवल हैं, तो फॉर्मूला बना 2/1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6 सॉल्व किया, 1/2 आ गया, फाइनल आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन इसमें देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो कहीं से भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, हाथ सेट हो जाएगा। काइनेमेटिक्स का सवाल भी गलत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखो फिर से सर्कुलर पाथ का कंसेप्ट यहां पर फिर से मैंने रख दिया। अब जरा चेक करो, इसमें हम क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अभी हमने क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस निकाला था। अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही रटा दिया था 2r sin θ/2। अब टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलता है, सर्कुलर मोशन में टाइम कभी नहीं देता, वो हमारा टाइम खराब करता है, और उससे पहले हम उस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम निकालने का तरीका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था θr, स्पीड हो गई v, तो टाइम का फॉर्मूला हो गया θr/v, और फाइनल फॉर्मूला रटो इसको। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सर्कुलर पाथ के अंदर जब बॉडी v की कांस्टेंट स्पीड से घूम रही हो तो उसका फॉर्मूला है v sin θ/2 बाई θ/2। तो ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वहां अचानक से दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप डिराइव नहीं कर पाओगे। बेस्ट है कि अभी रटो। तो यहां पर हम मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं, सर्कुलर भी मैं इसी के साथ निपटाते चले जा रहा हूं। हालांकि सर्कुलर हम पढ़ चुके हैं एक बार, बट फिर भी ये जो चीजें थी काइनेमेटिक्स की, यहीं पढ़ाऊंगा मैं। अब देखो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया v sin θ/2 बाई θ/2। अब चलते हैं आगे।
इस पे बेस्ड आपके ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कहता बॉडी सर्कुलर पाथ में v की स्पीड से घूम रही है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दो, जब वो 90 डिग्री का एंगल स्वीप करे तो अब इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर लोगे, v sin थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2 वाले तरीके से। sin थीटा बाई 2 ऊपर 45 हो गया, नीचे 45 डिग्री में तो डाल नहीं सकते, रेडियन में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट लिख लो, पाई बाय 4 हो गया। फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 2√2v बाय पाई। एक बार आप हाथ सेट करो, 90 डिग्री है, फिर 60 डिग्री पे करो, 120 डिग्री पे करो, आंसर निकालो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना, साथ साथ करते जाना। नेक्स्ट है ग्राफिकल प्रॉब्लम, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, इसे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। अब देखो यहां पर कौन कौन से पार्ट में कवर करता हूं ग्राफ से, यहां स्पेशलाइजेशन है हमारा वीटी ग्राफ। इस वीटी ग्राफ के अंदर हम लोग काम करेंगे एक्सेलरेटेड रिटार्डेड मोशन पर, आपका रॉकेट वाला कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएगा, बलून स्टोन वाला कंसेप्ट इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो एक ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलने जा रहा है जो श्योर शॉर्ट कहलाना चाहिए इस सेक्शन का। और जनरली कोटा के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, वो क्या करते हैं जब भी रॉकेट वाला प्रॉब्लम करना होता है सॉल्व, तो वो जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं, करते करते 1.5 पन्ना भरता है, और मैं इसको अलग स्ट्रैटेजी यानी ग्राफ से करता हूँ। ग्राफ से करने में प्रॉब्लम जल्दी हो जाता है, कंसेप्ट लगाने में मजा आता है, दिमाग भी अच्छा चलता है और कॉन्फिडेंस पूरा। तो अब आप मेरे से वीटी ग्राफ सीखो। तो ध्यान देना, अब ग्राफिकल कंसेप्ट के लिए मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, इस प्रॉब्लम से मैं आपको ग्राफ की थ्योरी सिखा दूंगा। देखना, ये कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है एंड इट मूव्स विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। तो कुछ देर के लिए वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करा। यहां हम वीटी ग्राफ पर काम करेंगे, क्योंकि वीटी ग्राफ एक मल्टीपर्पज ग्राफ होता है। इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बताता है, इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताता है। तो मल्टीपर्पज ग्राफ है, स्लोप मतलब tan थीटा भी हमारे काम में आ जाएगा और एरिया यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी हमारे काम में आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करने की तरीका क्या होता है, मेन आप स्ट्रैटेजी फॉलो करो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अच्छा पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ऐसे में वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वहां से शुरू होता है जहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर रेस्ट है तो यहां से स्टार्ट होगा, कुछ वेलोसिटी है पॉजिटिव है यहां से स्टार्ट करो, नेगेटिव है यहां से स्टार्ट करो। तो वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया विद 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। तुरंत यहां परपेंडिकुलर डालो, कितना टाइम हमें नहीं पता, लेट्स से दैट दिस टाइम इज t1। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। फॉर सम टाइम आफ्टर दैट इट रिटार्ड्स, अब वो रिटार्ड कर रहा है विद रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टिल इट स्टॉप्स। अब उसको रिटार्ड कराओ, यहां वेलोसिटी कम होती जा रही है, ये वो जगह है जहां पर जाकर के वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा अगर बॉडी रुक गई तो ग्राफ यहीं तक रोकना है, अगर आप ग्राफ को नीचे खींच लाए तो इस बात का मतलब ये है अब वेलोसिटी का साइन नेगेटिव हो चुका है, मतलब बॉडी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, यानी आगे जाती हुई बॉडी अब पीछे आना शुरू हो चुकी है। तो जब वीटी ग्राफ एक्सिस को कट करता है तो ये वो जगह होती है जहां वेलोसिटी 0 होती है और बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। तो यहां तो बोला है कि बॉडी स्टॉप कर गई तो हम नीचे जा नहीं सकते, इसलिए हम ग्राफ को यहां पर रोक देंगे, दैट्स इट। ये हमारा फुल एंड फाइनल वीटी ग्राफ हो जाएगा। अब डाटा देखते हैं। रिटार्डेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो A2 का वैल्यू हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर टाइम 6 सेकंड, T2 का वैल्यू मेरे पास 6 सेकंड है। अब ध्यान से देखो, इस वीटी ग्राफ की खासियत ये है यहां दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और एक ये सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज की जरूरत होती है, या तो उसका परपेंडिकुलर बेस बताओ या बेस हाइपोटेन्यूज बताओ, कुछ भी एक चीज पता है तो हम बाकी चीजें उसके अंदर पता कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे पता करते हैं। फिलहाल पहला एम ये था आपको वीटी ग्राफ आए, अब नेक्स्ट एम है हाउ टू सॉल्व दिस वीटी ग्राफ। अब आप इसका सोल्यूशन देखो, मैं वापस से यहां बना रहा हूं, आप सीखना। तो ये रहा हमारा वीटी ग्राफ जिसमें हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले वाले का एक्सेलरेशन मतलब tan थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे वाले में रिटार्डेशन जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड मेरे पास है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से यहां तक का टाइम ये मेरे पास था क्वेश्चन में कितना दे रखा था, ये था 6 सेकंड। अब हमें सॉल्व ये करना है, हमें टोटल डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी बहुत सारी चीजें पता करनी है, बट वो सब पता आपको तब चलेगा जब आप इस पूरे ट्रायंगल को सोल्यूशन निकाल लोगे। वो सोल्यूशन निकालने का तरीका ही है, ध्यान से देखना आप इसको। सबसे पहले ये जो एल्टीट्यूड है हम इसको v ले लेते हैं।
अब हम इसमें ट्रायंगल नंबर सेकंड को पहले सॉल्व करते हैं, और सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा का, और tan थीटा और कुछ नहीं, आपको मैं बता ही चुका, a के बराबर होता है, और वो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस v/t2। इस tan थीटा की आइडेंटिटी से हम लोग सेकंड ट्रायंगल पहले सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसकी दो डाटा हमारे पास नोन है। अब ध्यान से देखते जाना। तो a का वैल्यू मेरे पास है, a2 का वैल्यू मेरे पास है 3, मैंने इधर सब्स्टिट्यूट करा। T2 का वैल्यू मेरे पास है 6 एंड V का वैल्यू मेरे पास आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये V यानी इस पूरे पाथ की या पूरे जर्नी की मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे हाथ आ गई। अब आप आ जाओ इस फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर। इस फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर हमें ये T1 का टाइम नहीं पता। ये T1 का टाइम पता करने के लिए अब फिर से हम tan थीटा की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ये दो चीजें पता चल चुकी हैं। समझ गए ना आप मेरी बात? दो चीजें पता हो गई, ट्रायंगल आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम फर्स्ट ट्रायंगल पर आते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल में मैंने लगाया tan थीटा 1 का आइडेंटिटी, ये हो गया a1 का वैल्यू हो गया v/t1। a1 आपको दे रखा था 6, v हमने ढूंढ के निकाल लिया एंड v का वैल्यू मेरे पास है 18 एंड t1 हमें पता नहीं, तो t1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 सेकंड। दैट मींस यहां से यहां तक का टाइम भी हमें मिल गया, दिस इज 3 सेकंड। अब आप चेक करो, अब आप ये पूरा का पूरा ट्रायंगल सॉल्व कर चुके हो, अब आप इसमें एरिया निकाल सकते हो। तो ट्रायंगल का एरिया आप तभी निकाल पाओगे जब बेस और हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता होगी। अब इस ट्रायंगल का एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट भी देगा और हमें डिस्टेंस भी देगा, दोनों एक साथ देगा, क्योंकि बॉडी ने कहीं पर भी अभी डायरेक्शन चेंज किया नहीं। हाँ, अगर इसके नीचे चला जाता तो फिर ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव दिखाता आगे जाना, नेगेटिव दिखाता पीछे आना, इसमें से इतना माइनस कर दें तो ये जो बची हुई दूरी हुई ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता। और अगर इसमें हम ये ऐड कर देते विद प्रॉपर मैग्नीट्यूड तो फिर हमें वो डिस्टेंस करके देता। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब अलग होते जब ये ग्राफ कट मार करके नीचे निकलता, तब डिस्टेंस के लिए हमें बस खाली मैग्नीट्यूड ऐड करना होता और डिस्प्लेसमेंट के लिए विद प्रॉपर साइन। फिलहाल अभी तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ गई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू हो गई 9 और हाइट हो गया बेटा 18। यहां से मेरे पास आंसर आ गया 54 मीटर। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आ गया। ओके, अब क्वेश्चन पे देखते हैं पूछा क्या क्या गया है। हमसे पूछा गया है टोटल टाइम बताओ, वो हमने बता दिया। मैक्सिमम वेलोसिटी हमने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमने बता दिया, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये मेन क्वेश्चन है। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड यहां तो दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों सेम है, ये ध्यान रखना। अगर ये सेम नहीं होते फिर दोनों अलग अलग वैल्यू के आते, फिर हमें अलग अलग निकालना पड़ता, तो यहाँ क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया 54 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 9, तो 54 बाय 9 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, अब आप डिवाइड करके आंसर तो निकाल ही सकते हो। तो ये था हमारा वीटी ग्राफ का सॉल्यूशन। तो एक बार वापस से दिमाग सेट कर लो, हम वो राइट एंगल ट्रायंगल पहले सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमें दो चीजें पता होंगी। अब वीडियो कोर्सेज के अंदर या फिर रेगुलर क्लास के अंदर, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग कंप्रेस करके सारी चीजें देख रहे हैं। ये बहुत डिटेल्ड वर्जन में रहता है, मतलब इसमें आप मान के चलो तकरीबन 5-10 प्रॉब्लम के अंदर हम लोग जा करके इसको सीखते हैं। और इस टेक्निक का एक स्पेशल नाम मैंने वहाँ रखा हुआ है, ये पता वो पता तो सब पता। खैर, ये सब पता तो उनको पता जो क्लास करके आए हैं, जिन्होंने वीडियो लेक्चर देखे हैं। अभी आप सब मत पता करो, अभी आप उतना पता करो जितना नीट में आता है, ये आपके लिए इतना बहुत है। अब आगे चलते हैं, अब एक शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट ये है, अगर हमें एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टोटल टाइम दे रखा हो, इंडिविजुअल पार्ट का टाइम नहीं दे रखा हो, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का सेपरेट टाइम नहीं दे रखा हो, टोटल टाइम दे रखा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, हम ए इफेक्टिव निकालते हैं। ए इफेक्टिव निकालने का तरीका होता है, ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें टोटल टाइम ऑफ जर्नी दे रखा हो तो आप ए इफेक्टिव टेक्निक लगाओ। ए इफेक्टिव होता है a1 a2 बाय a1 प्लस a2। इसमें ध्यान रखना हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डालने हैं। वंस वी हैव ऑब्टेन ए इफेक्टिव, अब अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ ए इफेक्टिव इंटू टी। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला लगाओ हाफ ए इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बड़ी मजेदार बात है, ये आ जाएगा आपका v/2। वैसे आप इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ए इफेक्टिव इंटू t/2 बचेगा, दैट मीन्स v/2 बचेगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तब का तरीका होगा जब हमें टोटल टाइम ऑफ जर्नी गिवन होगा, इंस्टेड t1 और t2 गिवन हो। तो अब इस पे आप सवाल देखो।
कहता है पार्टिकल एक्सेलरेट, चलो मैं इसको हटाता हूं और आपको प्रॉब्लम एक एक सॉल्व करके दिखाता हूं, देखते जाओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पार्टिकल एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड रिटार्ड विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 6 दे रखा है, रिटार्डेशन 3 दे रखा है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 10 सेकंड। तो आ गया ना, देखो टोटल टाइम ऑफ जर्नी हमें दे रखा है 10 सेकंड। अब या तो हम प्रूव करें, उतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं है, तो चलो शॉर्टकट याद करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए फैक्टर निकालो, फॉर्मूला a1a2 बाई a1 प्लस a2, तो 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, तो 18 बाई 9, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे पास ए इफेक्टिव आ गया। अब ए इफेक्टिव आ गया तो सब आ गया, अब कुछ डरने की जरूरत नहीं है, हमें निकालना है वी मैक्स। वी मैक्स निकालने का तरीका हो गया ए इफेक्टिव इंटू टी। तो ए इफेक्टिव इंटू टी, टी जहां पर टोटल टाइम, ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर होल जर्नी आ जाएगा। ए इफेक्टिव हो गया बेटा 2 और टोटल टाइम हो गया 10, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब हम आते हैं दूसरी स्टेप पर। दूसरी स्टेप है हमें निकालना टोटल डिस्टेंस। इसके लिए फॉर्मूला हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल है याद रखने में। तो हाफ ए इफेक्टिव टी स्क्वायर, ए इफेक्टिव 2 हो गया, टी स्क्वायर की वैल्यू 100 हो गई, आंसर भी बड़ा आसान आ गया 100 मीटर। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड दोनों अभी सेम होंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने के लिए, वी एवरेज निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना बेसिक तरीका लगा दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लो या जैसे मर्जी है वैसे कर लो। तो मैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही कर रहा हूँ, 100 बाय टाइम हो गया 10, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो मेरे ख्याल से अब आपको ग्राफ में, वीटी ग्राफ में ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से आ जाने चाहिए। एक वो जिसमें हमें इंडिविजुअल टाइम पता थे तो हम वो ट्रायंगल सॉल्व करते थे जिसमें हमें दो चीज पता हो, एक वो जिसमें हमें टोटल टाइम पता हो, तो ऐसे में हम फिर कोई ट्रायंगल नहीं सॉल्व करते, ऐसे में हम ये इफेक्टिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब आप आगे देखो, अब आता है रॉकेट। चलो रॉकेट उड़ाते हैं। अब रॉकेट का कंसेप्ट क्या होता है, ये वाला रॉकेट नहीं है जो अपना नासा उड़ाता है, ये वाला नहीं है, ये वाला है जो दीपावली पे हम लोग उड़ाते हैं। तो अपने रॉकेट का पेट्रोल तो बीच में ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब वो कहाँ पेट्रोल खत्म होता है, क्या इसका मतलब है, सुनो। तो सबसे पहले जब आग लगाई जाती है तो जो उसके अंदर फ्यूल होता है या गैसेस होती हैं, उनके इजेक्शन के कारण रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होते हुए जाता है। थोड़ी देर बाद रॉकेट का पेट्रोल खत्म हो जाता है, वो मैं पेट्रोल बोलता हूँ, मेरी लैंग्वेज ऐसी है। तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, जब तक रॉकेट का फ्यूल रहता है, ठीक है ना, जब तक उसके अंदर फ्यूल रहता है, जब तक गैसेस इजेक्ट होती रहती हैं कंटिन्यूसली, वो ऊपर एक्सेलरेट करता जाता है। तो रॉकेट में भी हम वीटी ग्राफ से क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले रॉकेट का एक्सेलरेशन आता है, तो ये A1 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्यूल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। और रॉकेट कितनी देर के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, T1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर ये गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये वो मोमेंट है जहां जाकर के रॉकेट का पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या होता है, रॉकेट तुरंत उड़ना नीचे आ जाएगा, फिर रॉकेट के पास वेलोसिटी है। अब उसका मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे, रॉकेट कहां जा रहा है, ऊपर। अब रॉकेट रिटार्ड होते हुए जाता है, तो ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, अब ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। रॉकेट नीचे नहीं आ रहा, ठीक है ना, रॉकेट का नीचे नहीं आना ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रॉकेट की वेलोसिटी का कम होना, रॉकेट अभी भी ऊपर जा रहा है। हाँ, तो यहां पर अब A2 आया जो कि G के बराबर है, तो यहां पर रॉकेट का रिटार्डेशन हो गया इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस जगह पर रॉकेट रिटार्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हमें फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर ये दो चीजें पता है तो हम तुरंत tan थीटा की आइडेंटिटी से रॉकेट की मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के बाद इधर tan थीटा लगा करके हम ये T2 निकाल लेंगे। ये वो मोमेंट है जहां रॉकेट की वेलोसिटी 0 होती है, इस जगह पर रॉकेट मैक्सिमम हाइट पर होता है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया हमें रॉकेट का मैक्सिमम हाइट बताता है। तो इस एरिया को अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको रॉकेट की जमीन से मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। अब वहां पहुंच करके रॉकेट नीचे आता है। अब जब वो नीचे आता है तो यही ग्रेविटी रिटार्डेशन की जगह उसको एक्सेलरेट कराता है। तो अब यहां पर हो गया एक्सेलरेशन स्टार्ट। अब रॉकेट जितना ऊपर गया उतना ही तो नीचे आएगा, धरती फोड़ के अंदर तो चला नहीं जाएगा। तो इसलिए रॉकेट जितना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है। दैट मींस जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना नेगेटिव एरिया होता है। लेट्स से दैट पॉजिटिव एरिया A1 है, नेगेटिव एरिया A2 है। तो जब रॉकेट जमीन पर गिरेगा तो A1 और A2 बराबर होंगे। अच्छा, अब हमें निकालना होगा टोटल टाइम। तो ये हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा T1, T2, T3 और फाइनल स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी V3। दैट मींस इस ट्रायंगल के अंदर दो अननोन है और इन दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत है। एक तो बन गई A1 बराबर A2 से और दूसरी इक्वेशन हम स्लोप से बना लेंगे। दैट मींस tan थीटा 3 which is equals to A3 which is equals to G equals to V3 by T3।
तो ये हमारा रॉकेट के अंदर मेन टूल रहता है जिससे हम रॉकेट के सवाल को करते हैं। अब मेन बात आती है हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहले आप डाटा स्कैन करो, फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता हूं, आप प्रैक्टिस करो, हाथ सेट करो, फिर आगे बढ़ना। देखो प्रॉब्लम कहता है रॉकेट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerate with 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 10 सेकंड इट्स फ्यूल गेट एग्जॉस्टेड, तो 10 सेकंड में पेट्रोल उसका खत्म हो गया। देन इट मूव फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फाइंड आउट सारी चीजें, वो सारी चीजें तो मैं बता दूंगा क्या क्या फाइंड करना है। एक्सेलरेशन देख लो 20 है, फ्यूल कितनी देर में खत्म हुआ 10 सेकंड में, उसके बाद ग्रेविटी आ गया। तो चलो शुरू करते हैं। अब वापस से यहां पर हम वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं विद प्रॉपर डाटा। तो ये चला रॉकेट ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्यूल चला था 10 सेकंड तक। उसके बाद रॉकेट रिटार्ड किया ग्रेविटी की वजह से, फिर वापस से रॉकेट, ये वो जगह है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, रॉकेट नीचे आया, अब रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, फाइनली रॉकेट जमीन पर गिरा और टाइम ये t3 है और फाइनल स्पीड रॉकेट की v3 है। हमें सब कुछ ही पता करना है। अब स्टार्टिंग कैसे होगी? सबसे पहले 3 राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, 1 2 एंड 3। सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 डाटा गिवन है, ठीक है ना। इन दोनों डाटा से हम सबसे पहले v निकालते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, फिर थर्ड ट्रायंगल। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल नंबर 1, तो tan थीटा 1 विच इज इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू v बाय 10। यहां से फट से मेरे पास v की वैल्यू आ गई 200 मीटर पर सेकंड, तो ये रॉकेट की मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। जैसे ही हमने ट्रायंगल नंबर 1 सॉल्व किया, अब तुरंत हम ट्रायंगल नंबर 2 पे चलते हैं और tan थीटा 2 की वैल्यू लेते हैं जो कि g के बराबर है, जो कि 10 हो गया, जो कि v बाय t2 हो गया। एंड t2 हमें पता नहीं, v हमने अभी अभी पता किया, v का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय t2, और बेटा यहाँ से t2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 सेकंड। तो आप देख रहे हो कैसे खेल एकदम सटासट चलता चला जा रहा है। तो t2 की वैल्यू 20 सेकंड, मैक्सिमम वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव एरिया निकाल सकते हैं। दिस पॉजिटिव एरिया इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट। तो यहां से लेकर के यहां तक का एरिया रॉकेट की मैक्सिमम हाइट इंडिकेट करेगा। तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई मेरे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस की वैल्यू हो गई यहां से यहां तक, दिस इज 30 इंटू 200 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली जो रिजल्ट मेरे पास आ गया वो आ गया 3000 मीटर, दैट मीन्स 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर अच्छा खासा ऊपर चला गया रॉकेट, ठीक है ना। तो अच्छी कंपनी का था, ठीक है ना, मतलब सही सलामत हम रॉकेट लाए थे, 3 किलोमीटर ऊपर तक उड़ा दिया। चलो कोई नहीं, वो तो डाटा की बात है। तो 3 किलोमीटर तक रॉकेट ऊपर गया, अब वहां से वापस नीचे आना है। तो अब हम आते हैं ट्रायंगल 3। ट्रायंगल 3 में tan थीटा 3 वापस से g के बराबर है, वापस से 10 के बराबर है, वापस से v3 बाय t3 हो गया। बट ना v3 पता ना t3 पता, तो इतना तो जरूर पता चला कि v3 इक्वल्स टू 10 t3। ओके, अब इस तीसरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस पूरे एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ये जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 हो गया है, ठीक है ना। तो अब अगर हम पॉजिटिव एरिया इक्वल्स टू नेगेटिव एरिया इक्वेट करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव एरिया हमारे पास आ गया 3000 मीटर और नेगेटिव एरिया आ गया हाफ इंटू v3 इंटू t3। v3 की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पर डालो तो 3000 इक्वल्स टू हाफ, v3 की जगह बेटा हमारे पास आ गया 10 t3 स्क्वायर, ये यहां से गया और फाइनल t3 की वैल्यू मेरे पास आ गई रूट लेने पर 10√6 सेकंड। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा है। हमसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट, हमने ढूंढ के दे दी 3 किलोमीटर है। हमसे पूछी कि मैक्सिमम वेलोसिटी, हमने ढूंढ के दे दी 200 मीटर पर सेकंड है। टोटल टाइम आफ्टर विच रॉकेट फॉल्स ऑन ग्राउंड, ये अब हमने ढूंढना है। तो ये टोटल टाइम वो भी हमें पता चल गया, 10 और 20 हो गया 30, 30 प्लस 10√6, यानी टोटल टाइम का जो वैल्यू आ गया जितनी देर बाद रॉकेट जमीन पर गिरेगा, दैट टोटल टाइम इज T1 प्लस T2 प्लस T3। अब ये ध्यान रखना, ये तो हम लोग अभी कर रहे हैं, सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जामिनर सिर्फ एक चीज पूछेगा, वो कौन सी चीज होगी वो उसकी इच्छा। अगर उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी, समझ लो तुम्हारी किस्मत ऐसी चल रही है कि यार तुम्हें पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर वो पूछ गया मैक्सिमम हाइट तो सस्ते में छूट गए, फिर हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एरिया निकाल करके चल देंगे। बहरहाल मेरा काम सबको सिखाना था, इसलिए मैं सारी चीज आपको बताते जा रहा हूँ। T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 हो गया 30 प्लस 10√6 सेकेंड। और देखते हैं, और हमसे प्रॉब्लम में पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम थोड़ा ना होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चलो आ जाओ।
तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछिए तो यार मजे आ गए, फिर तो कुछ नहीं करना, सॉल्व भी नहीं करना, उड़ा दो उसको सीधे 0 मार करके। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये नहीं रॉकेट आया, आपके रॉकेट उड़ गए और आपने वहां पर क्या किया, छोड़ के चले आए। तो पहले क्वेश्चन देख लेना, किस्मत अच्छी हुई तो एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड, हाँ अब एवरेज स्पीड है तो लग चुकी है, तो फिर तो भैया सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 3000 और 3000 दैट मीन 6000 मीटर, बाय टोटल टाइम वो हमने निकाला है 30 प्लस 10√6, और 10 चाहिए तो उड़ा दो ऊपर नीचे से, तो 600 बाय 3 प्लस √6 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई उसकी एवरेज स्पीड। तो ये हमारा पूरा रॉकेट का कंसेप्ट रहता है, सेम एज इट इज बलून स्टोन रहता है। पहले बलून के साथ साथ स्टोन ऊपर जाता है एक्सेलरेट करते हुए, फिर वो स्टोन ड्रॉप कर दिया जाता है, तो फिर अभी भी स्टोन ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके पास बलून की वेलोसिटी भी तो है, हाँ, पर रिटार्ड होते हुए जाता है, फिर स्टोन नीचे की तरफ आता है और फाइनली जाकर जमीन पर गिरता है। तो बलून स्टोन भी सेम कंसेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं देखता हूं प्रॉब्लम कौन से आए हुए हैं, तो देखना। अब देखो इसको, तो प्रॉब्लम ये है, रॉकेट इज प्रोजेक्टेड। अब देखो ये एग्जामिनर कितना अच्छा होगा जिसने ग्राफ बना करके सब कुछ दे दिया और कहता भाई तुम बस सॉल्व करके दे दो तो भी हमारा काम चल जाएगा। देखो आप, रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड whose velocity time graph is shown in figure, the maximum height reached by rocket। कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही भी किस्मत होती है, इतना अच्छा सवाल आ जाता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना, कोई स्लोप का भी कंसेप्ट नहीं लगाना। इससे आसान क्या डिमांड करोगे? तो वो जो मैंने पीछे किया सवाल वो आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अगर आपको काइनेमेटिक्स का रॉकेट का सवाल आया और आपको लगाना है तो, ठीक है ना। और ऐसा मिल गया फिर तो कुछ नहीं करना, फिर तो देख लो तो भी काम चल जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट होगी पॉजिटिव एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस था हमारे पास 120, हाइट थी हमारे पास 1000, सॉल्व किया 60 किलोमीटर, मैक्सिमम हाइट आ गई, टिक मारा, 4 नंबर लिए, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अगले कंसेप्ट पर, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इस टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन खैर सबको आती हैं, तो वो 3 इक्वेशन तो हमारी बेसिक सी हो गई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये इनका वेक्टर फॉर्म है। ये मैंने इसलिए रखा है कि हाँ ठीक है एक बार इक्वेशन तो देख लो। अब इसमें जो सवाल है वो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है जिनको मैं अब आपको कराने जा रहा हूं, और ये कुछ इस तरीके के हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम। ये आपको किसी भी मॉड्यूल में मिल जाएंगे, बट किसी भी मॉड्यूल को तलाशने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कर रहा हूँ ना सवाल, ठीक है ना। तो आप देखो इसको, तो इस प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ और देखना आप किस तरीके से इन प्रॉब्लम को हम लोग खत्म करते हैं। तो कहानी ऐसी है, पार्टिकल कवर्स 4 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो ये डायग्रामेटिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। देखो, तो पहले आप इसका डायग्राम बनाओ। कहता है पार्टिकल कवर्स 4 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया पहले 2 सेकंड में, 8 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकंड। और क्वेश्चन में गिवन होता है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, लिखा नहीं है, बट वो क्वेश्चन में अंडरस्टूड है। वो गिवन है कि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। क्या पता करना है? वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। गलती क्या क्या होती है? सबसे पहली गलती बच्चे ये करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। कहते यार छोड़ो यार, सस्ता सुंदर टिकाऊ काम कर रहे हो। वो सस्ते सुंदर टिकाऊ के चक्कर में नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नंबर नहीं आता। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन का मेन पार्ट यही है कि यू नहीं पता, दूसरा पार्ट ये ए नहीं पता। अब कहानी कुछ और है, u और a से पहले हमें बढ़ना पड़ेगा, हमें पहले ये दोनों अननोन निकालने पड़ेंगे, तब हम निकाल पाएंगे वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, ठीक है ना। तो 5 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एटी से ही निकालोगे ना, u और a पता होगा तब तो निकालोगे। तो u और a ने आपका रास्ता अटका दिया, u और a की वैल्यू आपको नहीं पता, इसके लिए हमें बनानी पड़ती है इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए हम लगाते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह मेरे पास आ गया 4, u मेरे को पता नहीं, t की जगह मेरे पास आ गया 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये यहां से कैंसिल किया, सिंप्लीफाई किया, तो 2 इक्वल्स टू u प्लस a। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी ना। तो पहली तो बड़ी आसानी से बन गई, पहले इंटरवल से। अब बच्चे क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन इससे बना। अरे भाई उससे नहीं बनेगी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता। यहाँ की वेलोसिटी जो होगी वो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, पूरे इंटरवल को सॉल्व करना पड़ेगा। पूरे इंटरवल को सॉल्व करोगे तो वापस से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब s का वैल्यू हो गया टोटल 12, u की जगह मेरे पास अभी u ही रहने दिया, t की जगह मेरे पास आ गया टोटल टाइम 4 प्लस हाफ a, और यहां आ गया 16, ये यहां से कटा 8, 4 पूरी इक्वेशन से उड़ा दो तो यहां बचा 3 इक्वल्स टू u प्लस 2a, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन दो अननोन, सिंप्लीफाई करते हैं लीनियरली, u और a के वैल्यू निकालते हैं, तो u प्लस 2a 3 था और u प्लस a 2 था, सब्ट्रैक्ट मार दो तो u कट जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a आ गया 1, अब पुट कर दो तो u भी आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड। अब जाकर के हमारा काम बना है, अब u और a की वैल्यू हमारे पास आई है, अब हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। तो अब हम चलाएंगे फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस at, मतलब इक्वेशन वाला काम भी इतना हलवा नहीं है कि सीधे सीधे आ गया, वो ऐसे करके देगा, ठीक है ना, ऐसा सवाल बना देगा कि आप फंस जाओगे उसके अंदर। तो इस तरीके से करके रास्ता बनता है सवाल से बाहर निकलने का, ये भी एक मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम मानो, क्योंकि इस तरीके का भी प्रॉब्लम एक दो बार आ चुका है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस at सिंप्लीफाई करोगे, u 1 हो चुका है, a का वैल्यू ऑलरेडी 1 है और t का वैल्यू हमें 5 दे रखा है, आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, वो आप देख लो, बट ये शॉर्टकट हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, पहले बता दूं। अगर आप याद कर पाओ तो कर सकते हो, नहीं कर पाओ तो छोड़ सकते हो। शॉर्टकट ये कि जब टाइम इंटरवल बराबर है तो ऐसे में इन दोनों इक्वेशनों को मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, और u की वैल्यू आती है 3s1 माइनस s2 डिवाइडेड बाई 2t, तो 3s1 माइनस s2 डिवाइडेड बाई 2t करके आप u निकाल सकते हो, और a निकालने का तरीका हो गया s2 माइनस s1 बाई टी स्क्वायर, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। बट मैं नहीं बोलूंगा आपको याद करो, क्योंकि आपके ऊपर वैसे ही बहुत सारा प्रेशर है, तो आप ये इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेना। अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो मेरा सजेशन है कि आप इन शॉर्टकट्स को अब मत याद करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट मैंने वीडियो लेक्चर और क्लासरूम कोर्सेज के अंदर बताए हुए हैं, बट वो तब प्रैक्टिस की बात होती है, अब इतनी प्रैक्टिस हो नहीं सकती, इसलिए इन शॉर्टकट्स को मत यूज करो, आप कंसेप्ट यूज करो, आपका सवाल तब भी बन जाएगा। तो हम s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा करके इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप पहले प्रैक्टिस करना, फिर आप आगे बढ़ना। नेक्स्ट, अब देखो फिर से एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाता है, बुलेट और प्लैंक का प्रॉब्लम। इसकी कहानी ऐसी चलती है, कहता बुलेट लूजेस 1/50 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन पासेस थ्रू प्लैंक, वन प्लैंक। नाउ हाउ मेनी सच प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप बुलेट कंप्लीटली। ये फिर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है मेडिकल एग्जाम के लिए। अब देखो कैसे करते हैं। तो कहता बुलेट लूजेस दिस मच वेलोसिटी, अरे लूज की हुई वेलोसिटी नहीं चाहिए, बची हुई वेलोसिटी चाहिए, तो 1/50 लूज कर दी तो बचा कितना, 1 माइनस 1/50, तो 49/50। किससे पास करने के बाद, एक प्लैंक से पास करने के बाद। थिकनेस कितनी ले लो, टी ले लो। अब चलाओ थर्ड इक्वेशन। तो अच्छा, और बुलेट का इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? तो जवाब है रिटार्ड ही होगी ना, प्लैंक से पास करके एक्सेलरेट कहां से होगी। तो इक्वेशन बनी u स्क्वायर माइनस 2s, तो 2s को उधर रवाना करो और इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया इतना। तो अब एक प्लैंक से पास कराने पर अब हमारी इक्वेशन बनी, ध्यान से देखना, u स्क्वायर माइनस v की जगह आ गया 49/50 u का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2at। कुछ नहीं करना, बस इसको पढ़ा रहने दो। अब हमें कितने प्लैंक लगाने पड़ेंगे सच दैट हम बुलेट को पूरी तरह रोक लें। तो अब मान लो हमने n प्लैंक्स लगाए, तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक हो गए n, तो टोटल थिकनेस हो गई n टाइम्स t। अब बुलेट सेम u की स्पीड से चलाई गई, बट अब बुलेट फाइनली रोक ली गई। अब फिर से थर्ड इक्वेशन चलाएंगे इसी तरीके से, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो u स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एंड t। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को आप डिवाइड मारो, जैसे ही इन दोनों को बेटा आप डिवाइड करोगे 280 कट जाएगा और n का वैल्यू बनेगा, और n का जो वैल्यू आएगा ये बाय ये कर रहे हैं, तो u स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस 49/50 ऑफ u का होल स्क्वायर। बस लास्ट स्टेप। अब यहां पर पहले तो u स्क्वायर को यहां से हटाओ और रिजल्ट बनेगा हमारे पास, ऊपर आएगा 50 का स्क्वायर, नीचे आ गया 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। तो अब नंबर ऑफ प्लैंक अब हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बड़ी स्मार्टली हमें कैलकुलेशन को हैंडल करना है। ऊपर की कैलकुलेशन होगी 2500, नीचे की कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करोगे तो ना 50 स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, a माइनस बी ए प्लस बी लगाओ, a माइनस बी करोगे तो 1 हो गया, a प्लस बी करोगे 50 प्लस 49 कितना हो गया 99,
99 से डिवाइड करके इमोशनल नहीं होना, ठीक है ना। 100 ले लो, 100 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, 99 से डिवाइड करोगे 25 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कितने प्लैंक चाहिए होंगे? 25 तो नहीं, क्योंकि 25 लगाए तो बुलेट निकल आएगी, घुस जाएगी अंदर, ठीक है ना, और फिर आवाज आएगी, ठीक है ना, फिर वो आवाज हमें चाहिए नहीं। तो बुलेट हमें कंप्लीटली रोकनी है, तो कंप्लीटली रोकने के लिए 25 से थोड़े से ज्यादा, आप किसी से 25 से थोड़े से ज्यादा क्या मांगोगे? 25 पॉइंट पौने 3 प्लैंक। तो 25 से थोड़े से ज्यादा तो कितने? 25 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स 26 प्लैंक। तो नंबर ऑफ प्लैंक की वैल्यू हमारे पास 26 हो गई। तो 26 प्लैंक हमें चाहिए होंगे बुलेट को पूरी तरीके से रोकने के लिए। तो ये था आपका फिर से एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बुलेट प्लैंक प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन समझ आ गई होगी किस तरीके से मैंने किया, और बड़े स्मार्टली आपको कैलकुलेट करना है। अब आप इसको फिर से अटेम्प्ट करो, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे हुए हैं, वहां आपका हाथ जबरदस्त सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप कंसेप्ट सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, और फिर टेस्ट सीरीज के अंदर जब आप अपने आप करोगे तो आपका काइनेमेटिक्स मेरे ख्याल से 2-2.5-3 घंटे और लेगा, और आज ही आप काइनेमेटिक्स को निपटा सकते हो। तो चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब आता है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये होती है कि ये भी एक्सेलरेटेड मोशन में इसी तरीके से लगती है। कहता है इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो अब बता दो मिड पॉइंट जब पास कर रहा होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करो। मिड पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है √v² + u² डिवाइडेड बाय 2। सेम कंसेप्ट पे बेस्ड आपका प्रॉब्लम है। पार्टिकल ऑफ सर्टेन लेंथ passes through point P with velocity 3 meter per second. When it completely passes P, then its speed becomes 4 meter per second. Find out its speed when half of it has been passed. तो सेम कहानी चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी आपको 3 दे रखी है, फाइनली जब पूरा पास हो जाता है, यानी एल डिस्टेंस सपोज कर लो, एल डिस्टेंस कवर करने के बाद की स्पीड 4 है, कहता हाफ डिस्टेंस पर स्पीड कितनी होगी। तो अब सीधे आप कंसेप्ट लगा लो, √4² + 3² बाय 2, सॉल्व करने पर आंसर आ गया 5/√2। तो ये भी एक छोटा सा पर काम का प्रॉब्लम है। तो हर सेक्शन का हम एक एक प्रॉब्लम जरूर देखते चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है फिर से हमारे पास 2 इक्वेशन 2 अननोन, और ये आपका nth सेकंड का कंसेप्ट है। nth सेकंड में भी मैंने कोई सस्ता प्रॉब्लम नहीं रखा। प्रॉब्लम जो है वो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ही रखूंगा जो आपको इस टाइम पर काम आए, हमें फालतू की चीजें नहीं करनी। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की इक्वेशन होती है u + ½ a 2n - 1। अब आप इस इक्वेशन के बेसिस पर ये सवाल को देखो। कहता बॉडी कवर्स 10 मीटर इन 5th सेकंड। तो 10 मीटर बॉडी कवर करी 5th सेकंड में। तो चलाओ इक्वेशन। तो SNth इक्वल्स टू u + ½ a 2n - 1। ना a के बारे में बताया ना u के बारे में बताया। जब उसने नहीं बताया तो हम भी 0 लेते हुए नहीं चलेंगे, हम उसको अननोन लेते हुए चल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, u + ½ a 2n - 1, 5 to 10 - 1, दैट मीन्स इधर हो गया 9। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई 10 इक्वल्स टू u + 9/2a। अब बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन है 20 मीटर इन 10 सेकंड। तो 20 मीटर कवर किया 10th सेकंड में। तो इक्वेशन बनी SNth। अब मैं बार बार इक्वेशन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, u + ½ a 10 to 20 - 1, दैट मीन्स 19। तो इक्वेशन आ गई u + 19/2a इक्वल्स टू 20। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन इसके साथ लिखते हैं, u + 9/2a इक्वल्स टू 10। दोनों को अगेन सब्ट्रैक्ट मारते हैं और यहां से रिजल्ट आ जाएगा, ये यहां से कैंसिल हुआ 10/2 और a इक्वल्स टू 10, और यहां से a की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड a, अब हम सब्स्टिट्यूट करके u का वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं भी पुट कर दो। तो पुट करने पर u का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स में इतना काम आप खुद नहीं कर पाते, करते भी तो बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को ये सिलेक्ट करने में बहुत सारा टाइम लगा। तो अब आप टाइम मत वेस्ट करो, अब आप प्रैक्टिस करो। तो u आ गया, a आ गया, 11 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब फिर से इक्वेशन चला दी, u की जगह आ गया 1 + ½ a की जगह आ गया 2। 11 सेकंड, तो 11 2 = 22 - 1। तो ये बना 21 और 1 22 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इन 11 सेकंड इज 22 मीटर। तो मेरे ख्याल से nth सेकंड पर फिर से आपको एक काम का प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब अगला कंसेप्ट है वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखो वेरिएबल एक्सेलरेशन हम लोग वैसे भी अपनी फिजिक्स की जर्नी में बहुत बार करते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नहीं चलती, इंटीग्रेशन से सवाल लगाना होता है। अब वो देखते हुए लगाना होता है, तो इसलिए मैंने सवाल रखे 3 टाइप के, आप देखते जाओ। इंटीग्रेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा, वो सिखाने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तो आप अपना बेसिक जहां से भी पढ़े हो वहां से इंटीग्रेशन सीख करके आओ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास है 2t+4 और हमें दे रखा है इनिशियली पार्टिकल वॉज एट रेस्ट एट x इक्वल टू 0। ये जो इनिशियल डाटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। t इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0 थी और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये हमें बहुत ज्यादा काम में आता है लिमिट पुट करने में। अब दिखाता हूं कैसे। वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी एंड पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। अब तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम a को डालेंगे dv/dt, 2t+4 dt वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाओ, 2t dt प्लस 4dt और इसको इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन जब भी करना तो मेरा सजेशन ये है जनरल लिमिट तक करना। अब जैसे उसने बोला 1 सेकंड पर बताओ, अब 1 सेकंड के लिए मत करो, आप t सेकंड के लिए करो, क्योंकि t की जो वैल्यू होगी वो हम कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा आगे भी सवाल कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें बार बार जनरलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इनिशियली टाइम 0 था, से t, 0 से t और 0 से v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ काम आती है लिमिट। तो इधर इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास v आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन t²/2 हो गया, 2 से 2 कटा, t² इधर बचा और यहाँ पर आया 4t। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई t² + 4t। अब उसने हमसे कहाँ पर पूछी है, 1 सेकंड पर। तो वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 1 सेकंड, ये हम पुट करके निकाल सकते हैं। आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। पर काम यहीं पर नहीं रुका, अब हमें पोजीशन भी निकालनी है। अब पोजीशन निकालने के लिए अब हम वेलोसिटी को पुट करेंगे dx/dt और फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो अब काम आएगी ना ये इक्वेशन। अगर आप 1 ले लेते तो फिर आप कहां से इसको इंटीग्रेट कर पाते, फिर आप फंस जाते हैं इंटीग्रेशन में। हमेशा जनरलाइज इंटीग्रेशन में रखो। तो t² + 4t, तो dx की वैल्यू हो गई मेरे पास t² dt प्लस 4t dt। तो आज आप देख रहे हो, आज मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ सवाल, नहीं तो जनरली क्या होता है मेरे पास लगे हुए होते हैं और उसको हम लोग डिस्कस करके आगे निकलते जाते हैं। बट काइनेमेटिक्स मोर ओवर प्रैक्टिस का टॉपिक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतना सॉलिड हो जाएगा। इतनी भी नहीं करनी, क्योंकि एक ही सवाल आता है तो मैं जो करा रहा हूँ उतना तो कर लो कम से कम। तो अब इंटीग्रेट करो अगेन 0 से t, 0 से t, इनिशियल पोजिशन 0 थी, 0 से x, तो x की इक्वेशन बन गई t³ प्लस 4t²/2। ओके, अब आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे और टाइम की हमें वैल्यू चाहिए 1 सेकंड पर। तो पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, आप जैसे ही इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा 1/3 प्लस 2, आंसर आ गया 3 2 6 और 1 7/3 मीटर। तो मेरे ख्याल से आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम समझ आ गया होगा, जिसमें dv/dt डाल के और फिर dx/dt डाल के हमने इंटीग्रेट करते हुए रिजल्ट निकाला। सिमिलरली अब दूसरा रिजल्ट देखो। अब यहां पर ये प्रॉब्लम आसान है, इसलिए मैंने इसको आपको करके नहीं दिखाना, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखना टी पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर एम्स का एग्जाम होता तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती, क्योंकि एम्स वाला हर साल ये पूछता ही पूछता था। बट चलो ठीक है, हम लोगों को प्रैक्टिस तो करनी है, इसलिए मैंने इस सेक्शन को रखा है। अब जरा एक्सेलरेशन का टाइप देखो, कहता है a इज इक्वल टू -kv, a v के फंक्शन में है, ठीक है ना। अब यहां से रास्ता हमारे पास 2 पार्ट में निकलता है। हम a को dv/dt भी डाल सकते हैं, v dv/dx भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है नीड के ऊपर, हमें टाइम के फंक्शन में चाहिए या पोजीशन के फंक्शन में चाहिए। तो देखो कहता है वेलोसिटी एट टाइम t, तो t के टर्म में चाहिए तो हम dv/dt डालेंगे। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट x तो dx/dt v dv/dx डालेंगे। तो मैंने इस सवाल के अंदर दोनों चीजें लगवानी है, इसलिए मैंने दोनों चीजें यहाँ पर रखी हैं। तो अब आप सीखो, देखो। तो सबसे पहले a की इक्वेशन ली, -kv थी, हमने सब्स्टिट्यूट किया dv/dt। अब v वाला v के साथ लाए तो बना dv/v और -kdt, इंटीग्रेट किया। अब dx/x का इंटीग्रेशन रटा हुआ होना चाहिए भाई इस वक्त। अगर ये रटा हुआ नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल वाली कहानी है, ठीक है ना। और अगर नहीं रटा तो अभी रटो और काम चलाओ। तो dx/x का होता है log x और लिमिट पुट करने पर बन जाता है log x2/x1। वो बनता है x2 - x1, जिसको मैंने डायरेक्ट लगा दिया थ्योरम लगा के x2/x1, क्योंकि log b - log a log b by a होता है। तो log v/v0 आ गया, -kt आ गया। जैसे ही log को हटाओगे सामने वाली चीज e की पावर में चली जाएगी और इक्वेशन बन के आ जाएगी v इक्वल टू v0 e की पावर -kt। ये हो गई एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इक्वेशन। एग्जामिनर आपसे ग्राफ पूछता है तो सीधे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आप चला सकते हो काम। तो ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम होता है, एग्जाम में आने पर स्टूडेंट को पता नहीं चलता कैसे करना है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो, अब अगर हमें x के टर्म में निकालना है तो हमने a को सब्स्टिट्यूट किया, v dv/dx, v वाला पार्ट दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। कथा की तरह मत सुनना, अगर आता है तो कॉपी पेन चला करके आंसर जरूर निकाल लेना, ठीक है ना। सामने होते और ऐसे बैठे होते तो डांट खाते, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया है कि सामने ही समझ करके चलो,
ठीक, कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि फिजिक्स है, कथा नहीं है, ठीक है ना, कि आपने सुना और बस प्रसाद लेके चले गए। तो आपको सॉल्व करना है, मेहनत करनी है, करो कंप्लीट। v से v वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, dx को दूसरी तरफ लेके इंटीग्रेट किया, इक्वेशन आ गई v माइनस वी नॉट बराबर माइनस के एक्स। अब ये इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इंटरसेप्ट उसका v नॉट है। तो अगर कोई इसका ग्राफ पूछे तो v वर्सेस x ग्राफ ऐसे बनेगा, v नॉट से स्टार्ट होगा। अब मान लो वो कहता है ऑल्सो फाइंड आउट डिस्टेंस व्हेन पार्टिकल स्टॉप, तो पार्टिकल कहां रुकेगा? तो भाई यहां रुक रहा है ना, तो ये वो जगह है जहां वेलोसिटी जीरो है। तो अब आप क्या करोगे? v की वैल्यू को जीरो डाल के x की वैल्यू निकाल दोगे और x का रिजल्ट आ गया v नॉट बाई के। तो किस जगह पर पार्टिकल रुका? v नॉट बाई के। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ठीक है, इतना तो बताना होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको दूसरा टाइप ऑफ इंटीग्रेशन भी आ गया होगा, बट प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहां हमारे पास dv बाई dt का स्कोप खत्म हो जाता है, हमें लगाना पड़ता है b dv बाई dx और इंटीग्रेट करके हमें काम चलाना होता है। तो सेम वही प्रोसेस लगाया, b dv बाई dx डाला, दाएं बाएं लेके इंटीग्रेट किया, यहाँ का इंटीग्रेशन बना v स्क्वायर बाई 2। लिमिट हमें दे ही रखी थी, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट किया, आप देख सकते हो। एक बार आप सॉल्व करो, हमें पता करनी थी वेलोसिटी एट x इक्वल टू 1, तो लास्ट में x की जगह 1 डाल करके मैंने वेलोसिटी निकाल दिया। बट आप प्रैक्टिस करो तब आप आगे बढ़ो, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी मूव करती है तो जी नीचे की तरफ एक्ट करता है, ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करता हूँ। ये रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए माइनस यूज किया है। तो हमारी तीनों इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती हैं, u प्लस ए टी वाली u माइनस ई टी बन जाती है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाती है। सिमिलरली ये थर्ड इक्वेशन आ गई, और ये हमारी ns सेकंड की इक्वेशन आ गई। अब प्रॉब्लम देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ छोटे मोटे बेसिक पॉइंट्स हैं जो सबको रटे हुए रहने चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी बॉडी को हम u की स्पीड से उछालते हैं तो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का रिजल्ट कोई कैलकुलेट नहीं करता, सीधे रट लो उसको, u स्क्वायर बाई 2g होता है। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम u बाई जी होता है, वहां से वापस लौट के आने का टाइम भी u बाई जी होता है। तो अगर टोटल टाइम चाहिए जर्नी का तो वो हो गया 2u बाई जी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुल मिला के 4 चीज इंपॉर्टेंट है। अब वो 4 चीज कौन, नहीं 5 चीज इंपॉर्टेंट है। वो 5 चीज कौन कौन सी है वो सुनो। 2 तो सीख चुके हैं, रॉकेट वाला, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे रॉकेट वाला कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ते हैं, तो मैंने आपको पहले वीटी ग्राफ से सिखा दिया। बलून स्टोन आप सीख गया। तीसरा कंसेप्ट जो आता है इसके अंदर वो है हमारा टैप वाटर ड्रॉपलेट, वो आसान से अभी सीख लेंगे हम। चौथा कंसेप्ट आता है जगलिंग का कंसेप्ट, वो भी सीख लेंगे। पांचवा कंसेप्ट आता है वो टॉवर के ऊपर से प्रोजेक्शन वाला, वो भी कंसेप्ट हम इसके अंदर सीख लेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 5 चीज़ें हैं जिन पे हमें मोशन अंडर ग्रेविटी में फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो चलो शुरू करते हैं अगला। देखो आप, तो सबसे पहला केस आता है, ये तो बेसिक सा ही है, आप आराम से सीख लोगे। मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू द हाइट 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट दे रखी है 20 मीटर। पूछा क्या गया है, एंड रिटर्न टू इट्स हैंड, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड फॉर हाउ मच टाइम इट रिमेन्स इन द एयर। तो बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, हाइट दे रखी है, फॉर्मूला चलाओ u स्क्वायर बाई 2g, आपके पास u आ जाएगा, u आ गया तो सब आ ही गया। तो h की वैल्यू 20, 2g भी 20 हो गया, यहां से बेटा u की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। u आ गया तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी आराम से निकाल सकते हो, 2 इंटू 20 बाई 10, आंसर हो गया 4 सेकेंड। ये बस स्टार्टिंग के लिए है। अब देखो आप अगला कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास आता है वो ये है, पार्टिकल इज थ्रोन मूव सच दैट इट पासिस थ्रू सेम हाइट। अब ये सेम हाइट वाला खेल भी बड़ा निराला है, बड़ा मजेदार खेल है। अब देखो इसका कंसेप्ट, तो कहता है पार्टिकल को ऊपर फेंका, ठीक है भाई फेंको, कहता पार्टिकल गया और सेम हाइट, ये वो सेम हाइट है जिसको वो क्रॉस करता है, 2 बार क्रॉस करता है सेम हाइट को, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। कहता है इसको वो क्रॉस करता है आफ्टर टाइम 2 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। तो कहता है बताओ उसकी द हाइट इज, तो हाइट उसकी कितनी होगी हमें ये पता करके उसको देना है। तो ये जो हाइट है h, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, ढूंढ लेंगे ये हाइट। अब कैसे ढूंढे सवाल ये आता है। तो देखो पार्टिकल सेम हाइट को तो 2 बार क्रॉस कर रहा है, दैट मींस यहां से यहां तक जाने का टाइम 2 सेकंड है, यहां से यहां तक 8 सेकंड है। तो इससे वापस नीचे आने का जो टाइम होगा, क्योंकि ग्रेविटी ही रिटार्ड करा रहा है, ग्रेविटी ही एक्सेलरेट करा रहा है, तो यहां से वापस नीचे आने में भी इसको टाइम 2 सेकंड ही लगेगा। तो इस टाइम को आप उल्टा करके इधर लगा दो तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 + 2 10 सेकंड। फॉर्मूला चलाया 2u/g हो गया,
यहाँ से u की वैल्यू पकड़ ली और u की वैल्यू हमारे पास आ गई g, ये g हो गया 10 100 डिवाइडेड बाय 2 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछी जा रही है ये हाइट, तो सेकंड इक्वेशन से हम हाइट निकाल देंगे, तो h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। u की वैल्यू बेटा हमारे पास 50 है। टाइम के लिए आप कोई भी वैल्यू यूज कर लो, दोनों से हाइट सेम ही आएगी। 2 सेकंड लगाओ, 8 सेकंड लगाओ, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। मैं 2 सेकंड डाल रहा हूँ, g की जगह 10, t स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, तो ये हो गया 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80 मीटर। अब आंसर इन टर्म्स ऑफ जी दे रखा है, तो इसको मैं लिखूंगा 8g। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से सेम हाइट वाला कंसेप्ट अच्छे से आ जाना चाहिए। ये भी काफी अच्छा सवाल होता है सेम हाइट वाला, और मेरे ख्याल से ये समझ आ गया तो आपको एक सवाल और ग्रिप में आ गया। अब आगे चलते हैं। A stone is thrown with initial velocity 4.9 meter per second from a bridge in vertically upward direction. It falls down in the water after 2 seconds. अब ये क्या कर रहा है, ये ब्रिज के ऊपर से, तो ये मान लो कोई ब्रिज है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये स्टोन को ऊपर उछाल देता है। कितनी स्पीड दे रखी है? 4.9। अब ये 4.9 ये इंडिकेट करने के लिए बहुत है कि जी की वैल्यू भाई 9.8 यूज करो। तो यहाँ पर 4.9 से ऊपर उछाला, स्टोन गया और जाकर के नीचे गिरता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इट फॉल्स डाउन इन वाटर आफ्टर 2 सेकंड। तो पानी के अंदर जाकर के गिरता है, पानी यहाँ पर मान लो, और कितनी देर बाद गिरा? 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड के बाद स्टोन जाकर के यहाँ पर गिरा। वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द ब्रिज। तो हाइट ऑफ द ब्रिज दैट मीन्स हमें ये एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम लगाते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हो गई s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता ही है 4.9, टी भी हमें दे रखा है 2 सेकंड, माइनस हाफ, g की जगह 9.8 आ गया, इनटू टी स्क्वायर हो गया बेटा हमारे पास 4, तो ये इधर से 2 हो गया। तो यहाँ पर आया मेरे पास 9.8 माइनस 9.8 इंटू 2, और सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया माइनस 9.8। माइनस जानते हो क्यों आया? माइनस इसलिए आया, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होती है, इसलिए ये साइन यहाँ पर कैसा आया? माइनस। तो स्टोन की जो हाइट थी जहाँ से वो फेंका गया था, या ऐसे बोला जाए ब्रिज की जो हाइट थी, उस हाइट को अगर हम कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड निकाल करके दें, आंसर हो गया 9.8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस हो रही है ना अब अच्छी सी, तो आप भी अपने हिसाब से करते जाओ, सवाल मेरे देखो, उसके बाद आप लगाओ, फिर आगे बढ़ते जाओ, आपका इसमें परफेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप डाउन द टावर। अब टावर के ऊपर से हम नीचे एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो ऑब्वियसली फिर टावर से जो हाइट हो गई या डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसा मैंने अभी बताया, माइनस एच के बराबर हो गया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं फ्री फॉल की इक्वेशन। ये साइन वाइन पुट करा, कैंसिल वैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो अगर किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं और वो फ्री फॉल करती है, तो उसमें टी टाइम में कवर करी गई हाइट होती है हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन लगा करके अगर फाइनल स्पीड निकाली जाए h हाइट कवर करने के बाद, तो ये स्पीड हमारे पास आती है अंडर रूट 2gh। ये वही रिजल्ट है u स्क्वायर बाय 2g वाला, तो वो उल्टा होकर के यहाँ पर लग गया, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh। तो इस फ्री फॉल के ऊपर भी हमारे कई सारे सवाल रहते हैं। अब जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम होगा, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एन मोमेंट तो आपको रटा हुआ रहना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना, रट के जाना है, ठीक है ना। अब समझो, कहता पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ दो रिजल्ट आते हैं, इक्वल टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और इक्वल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। हाँ, सुनना सही से, इल्यूजन ना हो जाए, भ्रम ना हो जाए। तो इक्वल डिस्टेंस कवर करने का टाइम क्या होगा और इक्वल टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इन दोनों का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है रटो, इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो 13579 एंड अप टू सो ऑन, यानी ऑड नंबर के रेशियो के बराबर होता है। तो इक्वल टाइम में जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है 13579 एंड अप टू सो ऑन, मतलब ऑड नंबर के रेशियो के बराबर रहता है। और इक्वल डिस्टेंसेस कवर करने में जो टाइम लगता है उसका रेशियो रहता है 1:√2 माइनस √1 भी लिख सकते हो, √3 माइनस √2, √n माइनस √n माइनस 1। दोनों रिजल्ट रटने हैं। आप क्वेश्चन पढ़ो। तो हमें पता करना है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी इक्वल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर कवर करने का टाइम का रेशियो हमें निकालना है। तो 1:√2 माइनस √1, √3 माइनस √2 एंड अप टू सो ऑन। तो ऑप्शन ढूंढोगे तो ये इसका
करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। दोनों रिजल्ट रटे हुए रहने चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है फिर से हमारे पास प्रॉब्लम, ये कह रहा है एक बॉडी कुछ हाइट से या मीनार से गिर रही है 40 मीटर हाई। तो पहले इसका डायग्राम लेते हैं। तो ये एक टॉवर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है समथिंग h ले लिया मैंने, एंड इट ट्रेवल्स 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकंड। लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर गिरती है और ड्रॉप करी गई यहां से। तो मान लो ये लास्ट के 2 सेकंड है और इसमें बॉडी ने कवर किया 40 मीटर डिस्टेंस। अच्छा भाई करना क्या है, मुद्दा क्या है, कहता है हाइट ऑफ द मीनार इज इन मीटर इज। तो हमें ये टोटल हाइट पता करके देनी है। अब चलो कैसे इसको पता करें, तरीका ध्यान से देखना। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक का टी ले लो, हमें फ्री फॉल की इक्वेशन बताए, उसी का सहारा लेकर के हम प्रॉब्लम करेंगे। तो हम एक इक्वेशन इसके लिए बना लेंगे और इसके लिए इक्वेशन तो सिंपल बन गई, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन हम यहां के लिए नहीं बनाएंगे, हम यहां के लिए बनाएंगे। ये हाइट हो गई h माइनस 40, ठीक है ना, और टाइम हो गया t माइनस 2। तो दूसरी इक्वेशन यहां बनी, पहली इक्वेशन यहां बनी, यहां से प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनती, ये ध्यान रखना, डरने की जरूरत नहीं है। तो पहली इक्वेशन बनी h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, जिसको मैं लिख लूंगा 5t स्क्वायर। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अब इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो h माइनस 40 इक्वल्स टू हाफ जी t माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाफ जी हो गया अगेन 5, h माइनस 40 इक्वल्स टू 5 t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप ये सेकंड इक्वेशन बनी, h की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्व करो, ठीक है ना, आपके पास t का वैल्यू आएगा, वंस यू ऑब्टेन t, पुट करने पर h आएगा, h का वैल्यू 45 आएगा। खुद करो, हाथ सेट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। रास्ता समझ आ गया ना। इसको यहाँ डालो, होल स्क्वायर एक्सपैंड करो, टी स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां से टी की कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, सीधे सीधे टी की वैल्यू आ जाएगी। और टी की वैल्यू निकाल के जब आप h में पुट करोगे तो आपको हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ मीनार मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये आपको कंप्लीट करना है तब आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है, हाँ देखो आ गया ना, टैप वाटर ड्रॉपलेट प्रॉब्लम। तो टैप वाटर ड्रॉपलेट प्रॉब्लम में भी हम ये रेशियो वाला कंसेप्ट ही यूज करते हैं। अब जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो रेगुलर टाइम इंटरवल पर गिरती हैं, ठीक ना, यानी हर ड्रॉपलेट के बीच का टाइम बराबर होता है और बराबर टाइम में जो दूरी कवर करी गई होती है 13579 ऑड नंबर के रेशियो के बराबर होती है। तो उसके बेसिस पर हमारा टैप वाटर ड्रॉपलेट खत्म हो जाता है। अब देखना आप, वाटर ड्रॉपलेट फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम टैप लोकेटेड एट हाइट 27 मीटर। तो टैप का हाइट 27 दे रखा था। नेक्स्ट अबव द ग्राउंड। अब ये टैप कौन सी है वो तुम्हें क्या मतलब यार, ठीक है मैंने डायग्राम बना दिया सिंपल सा, आप बस खाली कंसेप्ट पर फोकस करो। इफ फर्स्ट ड्रॉपलेट जस्ट टचेस ग्राउंड, तो पहली ड्रॉपलेट ग्राउंड को टच करती है। देन फोर्थ ड्रॉपलेट इज जस्ट अबाउट टू फॉल, चौथी ड्रॉपलेट बस गिरने वाली है। तो हवा में कितनी है, तो फर्स्ट ग्राउंड पर है, सेकंड और थर्ड हवा में, फोर्थ बस टपकने वाली है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, वो तो ऑब्वियसली बात है, मतलब टैप ठीक है टाइट है पर इतनी टाइट नहीं, उससे ड्रॉपलेट टपक रही है रेगुलर टाइम इंटरवल पर। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉपलेट, बहुत आसान है। अब आप इसको सिंपल रेशियो वाले कंसेप्ट से कर सकते हो। रेशियो कहां से लेना वो ध्यान रखना, u0 से वो रेशियो चलेगा 13579। तो ये डिस्टेंस हो गया s, ये हो गया 3s, ये हो गया 5s, टोटल जोड़ा 27 के बराबर डाला, s का वैल्यू 3 आ गया। जिसकी पोजीशन पूछी गई है, जहां से पूछी गई है वहां से उठा के निकाल दो। जैसे सेकंड ड्रॉपलेट की हो गई 4s, थर्ड ड्रॉपलेट की हो गई s के बराबर, ग्राउंड से पूछी गई हाइट तो वो ग्राउंड से आप बता सकते हो। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ खास है नहीं जो मैं इसमें और ज्यादा एनर्जी वेस्ट करूं। तो अब आप टैप वाटर ड्रॉपलेट आराम से कर लोगे। अब चलते हैं आगे। दूसरा जगलिंग का कंसेप्ट हमारे पास आता है। अब जगलिंग का कंसेप्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। प्रॉब्लम ये IIT का है और अगर नीट के अंदर आया वर्ड टू वर्ड यही आएगा, मॉडिफाई भी नहीं होगा, ये पहले ही बोल रहा हूं मैं, मॉडिफाई भी नहीं होगा। आंसर इसका 15 20 15 है, बरसों से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। और जब आया है तब यही आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। पता नहीं ऐसा क्या है सवाल में, आप टेस्ट में भी देखना, जगलिंग का कंसेप्ट यही आएगा और कुछ उठ करके नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं आंसर रट लिया 15 20 15 टिक मारा आगे बढ़ गए, हाँ कर सकते हो अगर एज इट इज वर्ड टू वर्ड यही मिल जाता है तो। अच्छा अब सवाल देखो, जगलिंग होता क्या है। जगलिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट जगलर जगल करता है। अब देखो सबसे आसान जगलिंग होती है ये, एक ऑब्जेक्ट के साथ कोई पंगा ही नहीं है, गए और कैच कर लिया। अब जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जगल करना होता है तो सीन ये होता है
ये ऑब्जेक्ट जब हमारे हाथ में आता है तो टोटल टाइम 2u/g होता है। इस टाइम गैप के बीच में हमें उन बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करना है। मान लो 4 ऑब्जेक्ट के साथ जगलिंग करनी है, इसको वापस हाथ में आने का टाइम 4 सेकंड है, तो हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच का गैप हमें 1 सेकंड का रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रॉपर जगलिंग का कंसेप्ट लगा पाएंगे। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कितनी बॉल के साथ जगलिंग है। तो 4 बॉल के साथ जगलिंग है और ईच बॉल इज थ्रोन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। वी हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ अदर 3 बॉल गिवन 1 बॉल लाइज इन हिज हैंड, यानी एक बॉल उसके हाथ में, बाकी 3 बॉल हवा में, उनकी पोजीशन निकालनी है। तो फटाफट से इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले u की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। पहले पता करो एक बॉल के हाथ में आने का टाइम कितना होगा, वो होगा 2u/g। तो 2 × 20 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया 4 सेकंड। अब हर बॉल के बीच का टाइम गैप निकालो। टाइम गैप से हमें पता चलेगा कि जगलिंग के लिए हर बॉल के बीच में कितना इंटरवल हमारे पास अवेलेबल है। तो वो टाइम गैप हमारे पास आ जाएगा जितनी बॉल के साथ जगलिंग करनी है, दैट मीन्स t/4। आंसर आ गया 1 सेकंड, यानी हर बॉल के बीच का टाइम गैप 1 सेकंड हो गया। अब जो एक बॉल है वो हवा में है, एक बॉल हाथ में है, बाकी 3 बॉल हवा में है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया 1 सेकंड। अगला टाइम फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, तो टोटल हो गया 2 सेकंड। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड, और बस 1 सेकंड बाद ये बॉल हाथ में आएगी और ये वाली बॉल ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारी पोजीशन 3 बॉल्स की हमें निकालनी है। इसको निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे s = ut - ½ gt²। अब जैसे फर्स्ट बॉल की पोजीशन निकालनी है तो फर्स्ट बॉल का टाइम आप डाल दो। u की वैल्यू हो गई 20, t की जगह 1 - 5 × 1², आंसर आ गया 15। तो पहली बॉल हवा में यहाँ से 15 मीटर की हाइट पर है। अब दूसरी बॉल की पोजीशन निकालनी है तो 20 × टाइम 2 - 5 × 2² 4, तो 40 - 20, आंसर 20 मीटर। तो मैंने पहले ही बोला था आंसर वही आएगा 15 20 15। S3 की वैल्यू निकालोगे तो 20 × 3 - 5 × 9, आंसर आ गया अगेन 15 मीटर। तो मेरे ख्याल से जगलिंग का कंसेप्ट आ जाना चाहिए अब समझ। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो आप, ये हमारे पास आते हैं ग्राफ। हमने वीटी तो पढ़ा था, एक्सटी बाकी है, एटी बाकी है, तो इनके ऊपर छोटा मोटा काम है वो एक बार करके ख़त्म करते हैं। देखो एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ से जब वो हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन पूछता है तो उसका एक टेक्निक है। मान लो एक्सटी ग्राफ, अब इससे पता क्या चलता है, देखो एक्सटी ग्राफ में जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो उसका टेंजेंट हमें वेलोसिटी देगा, यानी उसका स्लोप हमें वेलोसिटी बताएगा। तो जैसे ये एक्सटी ग्राफ अपर डायरेक्शन में खुलता हुआ पैराबोला है, पैराबोला या कर्व्ड है, कुछ भी आप ले सकते हो। ऐसा ही सेम कंसेप्ट मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में दिया था। किसी भी ग्राफ का मुंह जब ऊपर खुलता है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, याद आया। तो ये अपर डायरेक्शन में ओपन हो रहा है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है। सेम थ्योरम यहाँ पर भी यूज में हमारे आती है। अब देखो तो करते क्या है, एक्सटी ग्राफ में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें वेलोसिटी पता चलेगी। जैसे यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, बॉडी डायरेक्शन चेंज करेगी, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो वेलोसिटी का ग्राफ नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव जाएगा। तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, 0 को कट मारेगा और पॉजिटिव की तरफ निकल जाएगा। वीटी का स्लोप लोगे तो ए मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्सटी से हमें ए नहीं पता चलता क्योंकि ए उससे 2 स्टेप आगे होता है। तो इस चीज़ को हम पहले रट के रखते हैं अगर हमें एक्सटी ग्राफ सिंप्लीफाई करना है कि उसमें ए कैसा दिखेगा। तो अब ऐसे याद करो, अगर एक्सटी ग्राफ अपर डायरेक्शन में है, देखो टेंजेंट बना के वेलोसिटी तो पता चली जानी है, ए कैसे पता चलेगा, 2 कदम आगे है तो हमें 2 कदम आगे का सोच के चलना पड़ेगा। ग्राफ का मुंह अगर ऊपर खुला यानी अपवर्ड पैराबोला, तो मेरी आदत इसको अपवर्ड पैराबोला बोलने की है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो अगर अपवर्ड पैराबोला तो ए का साइन हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है ना। अब ए पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में होगी, यानी ए और वी का साइन सेम होना ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर पता चला कि इसमें ए पॉजिटिव होगा। अब जैसे इस रीजन में आप देख रहे हो, इस रीजन में v नेगेटिव है बट a पॉजिटिव है, तो इस रीजन में रिटार्डेशन है। इस रीजन में v पॉजिटिव है और a तो थ्रू आउट पॉजिटिव ही है, तो इस रीजन में एक्सेलरेशन है और यहाँ पर बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो ये होता है एक्सटी ग्राफ का एनालिसिस। सिमिलरली आप इसमें कर सकते हो, टेंजेंट बनाओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो a थ्रू आउट नेगेटिव हो गया, यहाँ पर v पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर v 0 हो गया, यहाँ भी नेगेटिव हो गया। तो इस जगह पर रिटार्डेशन है, इस जगह पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस जगह पर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि ए और बी सेम डायरेक्शन में है। अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है
तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो इसमें तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, तो फिर कोई पंगा ही नहीं रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का, बस ये बोलेंगे कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट साइड या लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही है। सिमिलरली इसमें एक्सटी ग्राफ डाउनवर्ड नीचे की तरफ वाली स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट हो गया, यानी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यानी बॉडी लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, एक्सेलरेट नहीं कर रही। आगे सुनो, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, यानी बॉडी परमानेंट रेस्ट पर है। तो कर्व्ड एक्सटी ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होगी या वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट होगी। अब इसमें जो ये पेटेंटेड प्रॉब्लम है, हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन देयर इज नो फोर्स, तो कोई फोर्स किस जगह पर नहीं लग रही, तो भाई फोर्स उस जगह पर नहीं लगेगी जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कहाँ जीरो होगा, जहाँ स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। अब स्ट्रेट लाइन देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ इसी जगह पर स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये वो जगह है जहाँ एक्सटी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो इस रीजन के अंदर हमारे पास फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि यार मेरे को ये बताओ कि इस रीजन में बॉडी रिटार्ड कर रही है या एक्सेलरेट कर रही है, कैसे पता करोगे। तो तरीका ये होगा, पहले चेक करो ये कौन से डायरेक्शन का पैराबोला है, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसने आधा दिया है, पूरा आपको करना पड़ेगा, तो इसको पूरा कर लो, बनाने की जरूरत नहीं है, अंदाजा ले लो। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है, तो ए का वैल्यू हो गया नेगेटिव, टेंजेंट बनाओ, वी का साइन चेक करो पॉजिटिव, दोनों के साइन अपोजिट है इसलिए यहाँ पर रिटार्डेशन है। इस जगह पर चेक करो, इस जगह पर अगर चेक करोगे तो ए तो जीरो है ही है, एज वेल एज वी भी जीरो है, यानी बॉडी परमानेंट रेस्ट पर है। इस रीजन में चेक करो, इस रीजन में ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है, तो इस रीजन में ए पॉजिटिव हो गया, टेंजेंट बनाओ, वी भी पॉजिटिव हो गया, मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। इस रीजन में चेक करो, इस रीजन में देखोगे तो डाउनवर्ड पैराबोला है, ए नेगेटिव हो गया, स्लोप बनाओ, वी पॉजिटिव हो गया, यानी इस रीजन में बॉडी फिर से रिटार्ड कर रही है। इस रीजन में चेक करो, अपवर्ड पैराबोला है, टेंजेंट बनाओ, ए पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है, यानी बॉडी फिर से एक्सेलरेट कर रही है। तो ये तरीका होता है एक्सटी ग्राफ की पूरी एनालिसिस करने का, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, हर बुक के अंदर हर जगह पे मिलता है, बट जरूरत नहीं है ना हर जगह जाने की, जब मैं करा रहा हूँ तो सब कुछ ही करा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये अब आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब एक बेचारा गरीब सा ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसका स्लोप किसी काम का नहीं होता है, इसका एरिया काम का होता है, एरिया चेंज इन वेलोसिटी हमें बताता है। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वो आप एरिया से आराम से कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस आप मेरे टेस्ट के क्वेश्चंस में कर लेना। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, मतलब इस ग्राफ का एरिया ले लो, डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से एक अनकन्वेंशनल ग्राफ है वी स्क्वायर एक्स ग्राफ, ये आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आया था। तो वी स्क्वायर एक्स का जब आप स्लोप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स करके, तो ये मिल जाएगा 2v dv बाई डी एक्स, और ये बनेगा 2a, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने इसका स्लोप निकाला tan थीटा, इसमें हमसे a पूछा गया था, तो tan थीटा की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से मिल गई, दैट इज 4, और साइन के साथ लिया -4, और a की वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अब आपके ग्राफ बिल्कुल पूरी तरह सॉलिड हो गए। वीटी पे हम पहले काम कर चुके, एक्सटी की एनालिसिस मैंने बता दी, एटी के बारे में मैंने बता दिया, वी स्क्वायर एक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे सुनो, और अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट है ए ग्राफ। ए ग्राफ देखो, ए को आप ऐसे समझ लो, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एफ ग्राफ बन जाएगा, जो आपने वर्क एनर्जी में मेरे से पढ़ा था कि इसका एरिया वर्क डन होता है। तो आपको कहोगे सर ये तो काइनेमेटिक्स है, इसमें भी वर्क डन लगा दोगे, तो वो हर जगह, मैंने बोला ना ब्रह्मास्त्र हमारा हर जगह चलता है, कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ छूटे। तो ए ग्राफ का एरिया आपको दे देगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, जिसे अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो और कुछ नहीं, वर्क डन पर यूनिट मास मिल जाएगा, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मिल जाएगा। तो आप इससे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 निकाल सकते हो। अगर यू पता है तो वी आ जाएगा, वी पता है तो यू आ जाएगा। तो ये भी आपके लिए काम का ग्राफ रहा। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके ऊपर मेरे को ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट एक शॉर्टकट है वो बताना है। जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, डी बाई डी टी, वो हम पूरी फिजिक्स में यूज़ करते ही करते हैं, और एक वी डी बाई डी एक्स। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कहता है पार्टिकल मूव विद दिस मच वेलोसिटी, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट चेंजेस डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन बताओ, पर तब बताओ जब डायरेक्शन चेंज हो, क्या करोगे, वेलोसिटी को जीरो डालोगे पहले, मतलब ये खाम में रास्ता उलझा देते हैं और कुछ नहीं करते, सीधे सीधे कभी पूछा नहीं जाता ना एग्जाम में। तो आपने वेलोसिटी को जीरो डाला,
हमें वो टाइम मिला जब बॉडी ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, 2 टाइम मिले, 2 सेकंड और 3 सेकंड, यानी बॉडी अपना डायरेक्शन 2 बार चेंज कर रही है। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, dv/dt लगाया, टाइम की वैल्यू डाली और ए की वैल्यू आ गई। आई थिंक ये आप खुद मैनेज कर सकते हो, इसमें कुछ खास है नहीं। तो जो शॉर्टकट बताना था वो इसका बताना है, t एज अ फंक्शन ऑफ x। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एक्सेलरेशन पूछते हैं तो ये सवाल ओरिजिनल आईआईटी का सवाल है और मेडिकल के अंदर रिपीट मारने पर बच्चे फंस जाते हैं। तरीका सुनो, देखो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, नहीं भाई ऐसे नहीं करना, यहाँ पर सीधे डिफरेंशिएशन करो। ये पहले लॉन्ग मेथड है, फिर मैं एक लाइन का शॉर्टकट दे दूंगा। तो पहले आप dt/dx निकालो। आप कहोगे सर ये क्या होता है, तो मैं भी कहूँगा ये कुछ नहीं होता, dx/dt वेलोसिटी होता है, तो dt/dx 1/v हो जाएगा। तो dt/dx का वैल्यू हो गया 2α x प्लस बीटा, दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1/v। यहाँ ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप, यहाँ से v की वैल्यू ले लो 1/2α x प्लस बीटा। अब आप a की वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग v dv/dx। अब मेरा तरीका ये, जब भी मैं v dv/dx लगाता हूँ तो पहले मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, इससे क्या होता है आंसर एक लाइन में आता है। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो v² बराबर 1/2α x प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बना 2v dv/dx, और यहाँ पर x की पावर n, 1/x की पावर n का फॉर्मूला लगाया तो पावर ऊपर गई, नीचे 1 से बढ़ गया यानी 3 हो गया। अब इनटू अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन, इसको चेन रूल बोलते हैं, तो अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन हो गया 2α। ये 2 से 2 वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये a बन गया। तो a की वैल्यू आ गई -2α बाय 2αx प्लस बीटा का होल क्यूब। अब आप देखो आंसर हमें v के टर्म में निकाल के देना है, तो 2αx प्लस बीटा 1/v था, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -2αv³। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आप देखो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इसको मैं बोलता हूँ t एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आप इसका आंसर एक लाइन में निकालना चाहते हो तो इसका एक लाइन का तरीका ये है, a इक्वल्स टू माइनस डबल डिफरेंशिएशन इनटू v³। तो आप एक लाइन में निकाल सकते हो, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला डिफरेंशिएशन तो हो गया 2αx प्लस बीटा, एक बार और डिफरेंशिएशन करो 2α हो गया। अब आंसर लिख लो, तो नेगेटिव डबल डिफरेंशिएशन हो गया 2α टाइम्स v³ और देख लो आंसर वही आ गया। तो ये था t एज अ फंक्शन ऑफ x का शॉर्टकट, जिससे आप रिजल्ट को एक लाइन में कर सकते हो, ठीक है ना। और ये मतलब प्रॉब्लम में फिर बोल दूं, आता है तो यही आता है, नहीं तो इसमें से और कुछ नहीं आता। तो ये था हमारा काइनेमेटिक्स का पूरा सेक्शन। अब आप इसका पार्ट 2 देखना, जिसके अंदर रहेगा प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। अच्छा, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पार्ट 2 के साथ ही बताऊंगा, क्योंकि इसके प्रॉब्लम और पार्ट 2 के प्रॉब्लम दोनों आपको एक साथ करने हैं। दैट मीन्स इसका लेक्चर जो कल आएगा उसमें आपको दोनों टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टेस्ट से मिल जाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपका काइनेमेटिक्स में हाथ सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब पार्ट 2 का वेट करो, वो कल आएगा, उसमें आप प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।